हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जो है सो लाइट को वेव नेचर कंसिडर कर लिया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या यूज हुआ गया है। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले जो है सो थॉमस यंग के द्वारा 1801 में ये परफॉर्म किया गया था। इससे पहले उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो तो पहले वाइट लाइट के जरिए जो सनलाइट की एक्सपेरिमेंट, मतलब सनलाइट से जो आती है जो भी सन रे, वो होती है वाइट लाइट। वाइट लाइट के अंदर बहुत तरह के कलर होते हैं, तो उनकी वजह से ये थोड़ा सा उसको हिंट मिला था। फिर बाद में उसमें कई बार ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसके बाद जो है सो उनको ये रिजल्ट मिला है। तो उसके बाद हम देखते हैं उसका बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो था, जो सेटअप बनाया, वो यही है। तो सबसे पहले उन्होंने लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, उसको एक लेंस के सामने रख दिया गया। तो लेंस के सामने जब रख दिया गया तो आप जानते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर कब कोई भी रे ऑफ लाइट का सोर्स रहता है, द सोर्स ऑफ लाइट जब रहती है, तो वहाँ से जितने भी आने वाले रे ऑफ लाइट होती है वो पैरेलल हो जाती है। तो बस इसका काम इतना ही, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वहाँ से आपको सीधा जो मिलेगी पैरेलल लाइट मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे हम लोगों का काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे जो वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट के अंदर बहुत तरह के वेरिएशन वेवलेंथ में होता है। तो सिंगल कलर का लाइट चाहिए। तो सिंगल कलर का लाइट आप चाहे तो ब्लू, येलो या ग्रीन की कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। सिंगल कलर का लाइट होने की वजह से होती है जो वेवलेंथ उनका फिक्स होता है। तो बस इसका काम इतना ही था। कन्वेक्स लेंस लेकर के रे को पैरेलल कर गया है। उसके सामने एक कार्डबोर्ड को रखा गया है। कार्डबोर्ड आप समझते हैं, कार्डबोर्ड रखा, उसमें जो पतले पतले दो स्लिट काट दिए। यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्लिट है, ये स्लिट का साइज जनरली जो होता है वो अंगस्ट्रम में, या 4000 अंगस्ट्रम, 5000 अंगस्ट्रम, तो लगभग इनका साइज जो होता है कि लाइट का जो वेवलेंथ होती है उसी के कंपेरेबल रखा गया है। अगर इसके कंपेरेबल नहीं रखा जाएगा तो ये एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट इसके द्वारा आया है वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जब बचपन में आप लोग देखे होंगे, ये 3 कार्डबोर्ड को सामने रख करके यहाँ से रे ऑफ लाइट को देखते हैं, और तीनों कार्डबोर्ड अगर लीनियर डायरेक्शन में होती है तो वो लाइट सीधा दिखा जाता है कि हमको ये सामने स्ट्रेट लाइन में फॉलो हो रही है। लेकिन वहाँ पे जो हम लोग सुराख देखे थे, मतलब उसके अंदर जो होल था, उनका साइज लगभग कितना भी छोटा कर दे तो मिलीमीटर में ही होता है। लेकिन ये स्लिट जो लिया गया है ये 10⁻⁻7 मीटर या 10⁻⁻6 मीटर के कंपेरेबल में होता है, तभी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। तो ये कार्डबोर्ड के सामने 2 स्लिट पतले पतले ले गया है। तो 2 स्लिट ले गया, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लगभग ये मिलीमीटर में ही होता है। तो ये डिस्टेंस, इतना कम डिस्टेंस पे अगर ले करके यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी। रे ऑफ लाइट निकलने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया गया है। तो स्क्रीन रखने के बाद देखिए, आप जानते हैं कि इससे पहले जो माना जा रहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। तो पार्टिकल नेचर का लाइट है, तो जिस तरह से अगर पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो लीनियर डायरेक्शन पे चलती है। लीनियर डायरेक्शन मतलब है कि अगर इस सुराख से, इस होल से अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो स्ट्राइक करना चाहिए जस्ट इसके सामने। जैसे कि ये बॉल के सामने फेंके तो सीधा इसके सामने स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब यहाँ जो आपको काला काला कलर का दिख रहा है उसके सामने होने चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा स्लिट से अगर भेजेंगे तो इस जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, वाइट स्पॉट है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है। तो मतलब इस तरह का फ्रिंजेज आया है, इसके बारे में हम पहुँचते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर पार्टिकल नेचर का लाइट होती, तो लाइट पार्टिकल नेचर का है, तो पार्टिकल मान के चलिए एक बॉल है अपना, अगर उस बॉल को फेंकेंगे, तो बॉल को अगर फेंकेंगे तो सामने जाके स्ट्राइक करेगा। तो उसी तरह से अगर लाइट जिस होल से जा रही है तो उसके सामने जो है सो ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए, ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, और बाद बाकी डार्क होना चाहिए। लेकिन वैसा ना हो करके यहाँ पे कुछ अजीब घटना देखने को मिला। क्योंकि इनके बीच में अगर ये देख रहे हैं कि ये जो है सो ये पोर्शन जो यहाँ से कोई लाइट नहीं जा रही है, लेकिन उसके जस्ट सामने देख रहे हैं यहाँ पे वाइट स्पॉट बना हुआ है। क्योंकि ऐसा अजीब टाइप का जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया, इससे ही चौंका दिया कि लाइट का नेचर जो पार्टिकल माना जा रहा था न्यूटन्स के द्वारा 1675 में न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी जो आया था, उन्होंने लाइट को वेव मान लिया गया था। ये बात अलग है कि हाइजेंस 1678 में भी उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताया था। एक्सपेरिमेंट उससे पहले जो भी चल रहा था वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट चल रहा था। उन्होंने बताया था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है, लेकिन वेव नेचर को कोई मान नहीं रहा था, क्योंकि उस समय जो न्यूटन्स थे उस समय उसका बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था, बहुत बड़े साइंटिस्ट होना चाहते थे। तो ये 1801 में आकर के ये एक्सपेरिमेंट थॉमस के द्वारा परफॉर्म किया गया। उसके बाद जो है सो वो वेव नेचर को एक्सेप्ट किया गया। तो ये इसी तरह से अगर मान के चलिए इस होल से अगर वेव नेचर का है, तो वेव नेचर में अगर मान के स्लिट से अगर पानी को फॉलो कीजिए, मतलब पानी का जो लगभग एग्जांपल दे सकते हैं आप, वेव समझ सकते हैं।
अगर हम इसको पानी अगर यहाँ से फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर पानी जो है कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। अगर इस स्लिट से होकर के अगर मान चलिए यहाँ से आप पानी फेंक रहे हैं, अगर पानी मान के चलिए सामने अगर स्क्रीन है तो जरूरी थोड़े कि जहाँ से आप फेंक रहे हैं पानी वहीं पे स्ट्राइक करे, वो कहीं भी कर सकता है, चाहे इस तरफ करे चाहे उस तरफ करे चाहे बीच में करे। तो लाइट के साथ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि जैसे स्लिट से 2 स्लिट से लाइट जा रही है तो इनके बीच में जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे होना चाहिए डार्क स्पॉट, लेकिन वैसा ना होकर के यहाँ पे कुछ और फिनोमेना देखने को मिला कि उस बीच में सबसे ज़्यादा ब्राइट स्पॉट है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा तभी संभव है जब लाइट वेव है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चल रहा है कि जहाँ पे इन दोनों का, जब इससे पहले जो है सो हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जब 2 लाइट आपस में मिलती है, जब दोनों लाइट आपस में मिलती है और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होती है वो 0 हो चाहे 2n पाई के मल्टीपल में होता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों वेव मतलब दोनों वेव मिल करके वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वहाँ पे लाइट का जो वैल्यू है या इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद देखा गया उसके जस्ट बगल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आप इससे पहले आप पढ़ चुके हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कहा था कि इससे वेवलेट निकल रही है, जैसे कि मान के चलिए वेवलेट कुछ इस तरह से निकल रही है और फिर इस स्लिट से भी वेवलेट कुछ इस तरह से निकल रही है, और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मान लीजिए कि इस स्पॉट जहाँ पे ब्राइट स्पॉट है वहाँ पे ये सारे वेवलेट है, क्योंकि ये स्लिट अगर देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे वेवलेट निकल रही है। ये सारे वेवलेट निकल करके जहाँ पे इस वेवलेट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी कि लाइट का जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे ब्राइट स्पॉट देखा गया, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे डार्क स्पॉट देखा गया। तो ये फेनोमेना तभी संभव है जब लाइट वेव नेचर को फॉलो करेगा। तो इसी से पता चल गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो चुका है कि लाइट का जो बिहेवियर है वो वेव की तरह है। 1801 के बाद जो पार्टिकल थ्योरी जो आया था न्यूटन के द्वारा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद उस लॉ को, उस एजम्पशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो है सो लाइट को कंसिडर कर लिया कि ये वेव नेचर का, क्योंकि अब जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं लाइट डुअल नेचर का है, क्योंकि अभी तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ लाइट का वेव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, लेकिन जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको डुअल नेचर देखने को मिलेगा। वहाँ पे जितने भी लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे वेव की तरह बिहेव करता है। तो वो हम जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फिर से देख लीजिए इस सेटअप में क्या क्या गया है। पहले सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कहने का मतलब है कि सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। यहाँ पे व्हाइट लाइट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर व्हाइट लाइट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होने वाला है, इसको हम लोग कल के लेक्चर में जो आएगा उसमें बता देंगे, क्योंकि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम लोगों ने 4 लेक्चर में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आपको सारा थियोरेटिकल कंसेप्ट बता देंगे। उसके बाद 3 लेक्चर और आने वाला है, उसमें अलग अलग तरीका न्यूमेरिकल बताएंगे, और इसके वजह से कुछ थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है वो भी हम डील कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआत में क्या लिया उन्होंने, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये पॉइंट सोर्स लिया है, यहाँ पे एक लेंस रखा, और लेंस के फोकस पे अगर सोर्स को रखेगा तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जो निकलेगी वो सारा रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके सामने एक कार्डबोर्ड को रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर 2 थिन स्लिट लिए। थिन स्लिट लेने का मतलब है कि उसको चाहे तो आप ब्लेड से काट सकते हैं, जनरली ब्लेड से उसको काट करके देख सकते हैं कि एक स्लिट ये लिया, दूसरा स्लिट सामने लिया, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ से जब लाइट पास करेगी तो लाइट पास करने के बाद जो स्लिट है उसके सामने हमको ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, बाद बाकी डार्क स्पॉट। तो लेकिन ऐसा ना हो करके उसके बीच में, मतलब ये जो बीच सेंट्रल पार्ट है, उन दोनों स्लिट के बीच में जो यहाँ पे स्पेस खाली है, इससे होकर के लाइट पास नहीं कर रही है, सबसे ज़्यादा वहीं पे ब्राइट स्पॉट है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि लाइट जो इससे पहले समझा जा रहा था पार्टिकल नेचर का, वो पार्टिकल नेचर ना होकर के ये वेव नेचर का है, क्योंकि जब 2 वेव मिलता है तो वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इस पोर्शन पे जो आपको व्हाइट स्पॉट देख रहा मिडिल में, वहाँ पे बना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो वहाँ पे दोनों लाइट का इंटेंसिटी मिल करके मैक्सिमम हो जाएगा। उसके जस्ट बगल में जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे बना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके जस्ट बगल में देख रहे हैं तो यहाँ पे भी डार्क बना है, उसके बाद फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क। तो इससे आप पता चल रहा है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे लाइट जो मैक्सिमम होगा ब्राइट होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो होती है लाइट का मैक्सिमम वैल्यू होगा,
और उसके बाद जब मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है तो वहाँ पे मिनिमम होगा, मिनिमम हो जाएगा तो वहाँ पे डार्क। तो इसी तरह से एक फ्रिंज बन गया है। ये सब जो बना है वाइट फिर डार्क फिर वाइट फिर डार्क वाइट डार्क, इस तरह से जो फ्रिंजेज बना है, ये सामने स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन के सामने जो है ये पैटर्न देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से तो 2 ही सोर्स ऑफ लाइट जा रहा था और ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट को जनरली हम जो लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी सेम करना है, क्योंकि ये जो सोर्स है कोहेरेंट सोर्स है। हम लोग कोहेरेंट सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोहेरेंट सोर्स वैसे सोर्स होते हैं जिसका फेज टाइम के साथ चेंज ना हो। उसका वैसा करने के लिए हमको कंडीशन है कि ऐसा सोर्स ऑफ लाइट ले जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो हम एक ही लाइट को इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यही सोर्स ऑफ लाइट जो है सो एक ही लाइट है। इसी एक लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, S1 और S2। अगर सोर्स सेम है तो इनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अब जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो इन दोनों सोर्स ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स की वजह से ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर हम इस कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 जो है उसको इनकोहेरेंट ले लें जिसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो हमको ये ब्राइट डार्क जो स्पॉट दिख रहा है जिससे फ्रिंज बन रही है ये नहीं बन पाएगा। ये सब बात हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अभी हम लोग देख लेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने का क्या कंडीशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, उस कंडीशन को हम थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे। उसके बाद इसका मैथमेटिकल पोर्शन पे आ जाते हैं। तो बस आप देख लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, सोर्स ऑफ लाइट लिया गया, उसके बाद सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस का काम ही है रे को पैरेलल कर देना। उसके बाद एक कार्डबोर्ड लेकर के 2 स्लिट कट किया। 2 स्लिट कटने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन रखा। स्क्रीन रखने के बाद देखा गया कि वहाँ पे फ्रिंजेज बन रही है, वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क, लेकिन बीच में जहाँ पे उसको ब्लैक स्पॉट बनना चाहिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइट स्पॉट बना है। इसलिए ऐसा बना है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो ये सारे थियोरेटिकल बातें थी। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो इतना आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए पहले सोर्स ऑफ लाइट लेकर यहाँ पे लेंस बना करके यहाँ पे एक स्क्रीन कार्डबोर्ड लेकर के उसको पतला पतला 2 बना सकते हैं। स्केल से बनाना चाहेंगे तो आराम से बन सकता है। उसके बाद स्क्रीन रख करके यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे। तो पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस कब बनता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो हम लोग पाथ डिफरेंस देखें, क्योंकि 2 स्लिट लिए थे तो बीच में जनरली हम देखें तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। 0 आया है तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दिए। उसके बाद देखेंगे, देखिए या 0 आए पाथ डिफरेंस, चाहे लैम्डा आए, 2 लैम्डा आए, 3 लैम्डा आए, इसी तरह से आप जान सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो ये कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। लास्ट लेक्चर में हम बताए थे और कहते हैं इसको याद कर लेने के लिए। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से होता रहेगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब उन दोनों का जो पाथ डिफरेंस होती है वो ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। तभी देख सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस को जनरली हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये या तो लैम्डा बाई 2 हो, चाहे 3 बाई 2 लैम्डा हो, चाहे 5 बाई 2 लैम्डा हो, चाहे 7 बाई 2 लैम्डा हो डॉट डॉट। अब इसी को अगर हम चाहें तो जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू इसको 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। देखिए चाहे तो इसको 2n+1 भी लिख सकते थे, क्योंकि ओड को लिखना 2 तरीका है, 2n+1 भी या 2n-1 भी। तो हम इस तरह से ऐसा लिखे हैं
कि इसका रिजल्ट आपको कुछ पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डार्क अगर लेना है तो हमको n का वैल्यू जब पुट करेंगे 1 तो वहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2n - 1/λ2, तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो देखिए 2 - 1 × λ/2, तो यहाँ से आ जाएगा λ/2, तो यहाँ से हमको फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, उसको फर्स्ट डार्क स्पॉट कहेंगे। तो इसी तरह से जो है सो हम यहाँ से जो स्टार्ट कर सकते हैं n का वैल्यू वो 0 से न हो करके 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से। फर्स्ट में 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में आएंगे तो 1 2 3 से करेंगे। तो ये बात तो पिछले क्लास में हम इस्तेमाल किए थे या बता भी दिए थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने का क्या कंडीशन है। बस दिमाग में आपको ये रखना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होती है तो पाथ डिफरेंस जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। उसके बाद अगर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो ये बात तो हम बता दिए, अभी इसका इस्तेमाल होने वाला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो अभी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए थे हम लोग, यहाँ पे सामने रखे थे कार्डबोर्ड, उसके सामने स्क्रीन था। तो कार्डबोर्ड के ऊपर स्लिट जो था कुछ इस तरह से था और कार्डबोर्ड कुछ ऐसे प्लेन में था, यानी कि बोर्ड के अंदर जाता हुआ प्लेन में था, और उसको थोड़ा क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाए थे हम साइड से। उसके सामने स्क्रीन था। तो ये टोटल सेटअप को जैसे इस तरह से कुछ था, तो इसको उठा करके हम ऐसे कर देंगे, तो सामने जो स्लिट होगा उसका 2 पोर्सन ही दिखेगा। मान के चलिए स्लिट का आपको ये 2 पोर्सन दिखेगा, बाद में सारा कार्डबोर्ड अंदर हो जाएगा, तो एक सामने से लाइन दिखेगा। और स्क्रीन को भी अगर बनाएंगे तो कुछ लाइन दिखेगा। तो हम इसी तरह से उसको बना करके मैथमेटिकल पोर्शन के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे ये हमारा सोर्स ऑफ स्लिट का था, मतलब जो 2 स्लिट लिए थे वो इस तरह से था। तो ये कुछ बना दिए इस तरह से। ये जो आपको दिख रहा है इसको S1 और इसको S2, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इनके सामने एक स्क्रीन रखते हैं। देखिए स्क्रीन और ये है स्क्रीन, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ये स्क्रीन है। तो अभी अब देखेंगे इससे अगर जब लाइट जा रही है तो फिलहाल इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको मिला देते हैं, और ये P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ से भी लाइट जो आ जा रही है कुछ इस तरह से S1 पे, और यहाँ से जा रही है, थोड़ा सा सही हो जा, S2P। ये मान लिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा बीच में लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर स्केल से बनाएंगे आप तो ये सीधा उस पॉइंट पे जाएगा। तो अभी जब देख रहे हैं कि S1 और P, देखिए यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें, अगर पाथ डिफरेंस अगर देखना चाहें यहाँ से तो देख सकते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम चाहे तो इसको कर सकते हैं, जैसे S2P है तो S2P - S1P। तो S2P और S1P है, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है। अगर मान करके देखा जाए तो ये दोनों के बीच का सेंट्रल पॉइंट है। तो सेंट्रल पॉइंट से अगर देखेंगे तो जितना डिस्टेंस S1P कवर किया है उतना ही डिस्टेंस S2P कवर किया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि S1P = S2P। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो P पॉइंट है इन दोनों के बीच में सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट पे है, तो सेंट्रल पॉइंट से जो भी डिस्टेंस S1 से P तक का होगा उस वही डिस्टेंस S2 से P तक का होगा। तो इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस कहेंगे। डेल्टा x से रिप्रेजेंट किए तो डेल्टा x = S2P - S1P तो आ जाएगा 0। और जब 0 आ चुका है तो 0 की जगह बताए थे जब पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो वहाँ पे बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। तो ये कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे जो बनेगा मैक्सिमा, ये हुआ है मैक्सिमा वाला कंडीशन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आता है मैक्सिमा, उसके बाद जब मिनिमा आता है तो हम उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये मैक्सिमा जहाँ पे आया है तो इस मैक्सिमा में बनेगा ब्राइट स्पॉट, इसको हम लोग ब्राइट स्पॉट कहेंगे। और ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है तो इसको जनरली
सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आ जाता है। इसको जनरली आप जो कब बोलेंगे CB से रिप्रेजेंट करेंगे। CB मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट को हम लोग आप जो P पॉइंट लिखे थे आप P पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी देखें तो फर्स्ट ब्राइट जो हमको मिला है वो सेंट्रल ब्राइट जो मिला है वो उन दोनों के बीच में, दोनों स्लिट के बीच में एग्जैक्टली जो P पॉइंट लिए उस P पॉइंट में अगर देखेंगे तो दोनों के वजह से जितना पाथ डिफरेंस अगर देखेंगे, अगर पाथ कवर किया S1 के द्वारा उतना ही S2 के द्वारा किया गया। तो S1 और S2 का दोनों का पाथ अगर सेम है तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो 0 है। अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो उस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो उस समय मैक्सिमा फॉर्मेशन होता है। जब मैक्सिमा होगा तो उसको ब्राइट स्पॉट कहेंगे, और जब ब्राइट स्पॉट हो जाएगा अगर ये बिल्कुल बीच में तो इसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कहा गया है, और इसको बीच में CB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो जनरल केस था, लेकिन आप P पॉइंट को हम शिफ्ट कर करके फर्स्ट मैक्सिमम निकालते हैं या फर्स्ट ब्राइट स्पॉट निकालते हैं। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए हम लोग फर्स्ट ब्राइट के लिए काम करते हैं। तो इस P पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। अभी तो इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब आने वाला है। तो ये तो काम खत्म हो गया। अब जो बीच वाला पॉइंट है उस बीच वाले पॉइंट पे तो आप पता चल गया कि इसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट कह सकते हैं, और यहाँ पे बनती है मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। ये सॉरी इसको CB कहेंगे, इसको CB कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब मान लेते हैं कि P जो है सो सेंट्रल ब्राइट से y डिस्टेंस दूर है P पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से लेकर के सेंट्रल ब्राइट और P के बीच का डिस्टेंस जो है वो y है। तो आप लाइट को अगर देखेंगे तो जनरली एक तो बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा ही, उसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे ही बनने वाला है। ये P पॉइंट मान लीजिए कुछ इस तरह से, इसको यहाँ पे P पॉइंट मान लेते हैं। उसी तरह से ये लाइट अगर हम चाहें तो इसको मिला देते हैं। अब भी जनरली ये जो रहेगा वो सेंट्रल ब्राइट से मिलेगा, क्योंकि इनके सामने वाला जो पर्सन है उस पर बनता है सेंट्रल ब्राइट। और यहाँ से लाइट को देखेंगे तो कुछ टेढ़ा हो रहा है, देखिए ठीक है। तो अब इनसे जो जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा मत होना, अरे रुक, तो ये ठीक है बीच का डिस्टेंस। और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये, तो ये डिस्टेंस S1P है और ये डिस्टेंस S2P है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस लेता है ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, इसको कैपिटल D बनाया जाता है, और इसका रेंज जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होता है। इसका रेंज मीटर में रखा जाता है। अब ये दो सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस को D कंसिडर किया जाता है, इसको D मान लेते हैं। ये D जो है जनरली इसका रेंज होता है मिलीमीटर में। अगर अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो ये 1 मिलीमीटर होता है, चाहे 0.5 मिलीमीटर हो या 2 मिलीमीटर हो, ये मिलीमीटर के ही रेंज में होता है। और इसके बाद ये हो गया। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ ये इस तरह से अगर मिलाएंगे तो ये भी बीच वाला पॉइंट कुछ इससे मिलेगा, ये कुछ अब इस तरह से देख रहे हैं। तो हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ से अगर देखें तो हमको सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनेगा? जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो एक 0 पे बना, उसके बाद अगर देखेंगे तो 0 पे लैम्डा पे। तो पाथ डिफरेंस जो आने वाला यहाँ से, पाथ डिफरेंस, उसको हम लोग डेल्टा x कंसिडर करेंगे। अभी पाथ डिफरेंस देख लेते हैं, चलिए डेल्टा x हो जाएगा, और डेल्टा x जो आ जाएगा वो लैम्डा के बराबर होगा। और इस केस में अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो देखिए ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर किया है?
S2P। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस अगर देखें तो पाथ डिफरेंस जो है वो S2P माइनस S1P आ जाएगा। तो S2P माइनस S1P को हमको निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये डिस्टेंस जो होती है वो नैनोमीटर में, चलिए मिलीमीटर में है, और ये डिस्टेंस जो है सो मीटर में। अगर इससे देखा जाए तो मिलीमीटर और मीटर के रिस्पेक्ट में ये 1000 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब जितना अगर ये 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है तो ये 1000 मीटर दूर, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर ये दोनों पॉइंट है तो जनरली हम देखेंगे तो ये तीनों लाइन, ये लाइन, मिडिल लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल हो जाएगा। अगर जब पैरेलल है तो इसमें से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ लाइन ऐसे है, अगर ये ऐसे होता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो यही एक्स्ट्रा लाइन इसमें बच गया है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन जो बचा है यही कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यही पाथ में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बाद बाकी जो भी पोर्शन है वो सब सेम है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो डेल्टा एक्स है इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं और डेल्टा एक्स को थोड़ा अंदर ले देते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये डेल्टा एक्स है, इसी डेल्टा एक्स को हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये इसको थीटा मान लिए, और देखिए ये P डिस्टेंस जो है S1P और S2P बहुत ही लार्ज है। तो नियरली अगर हम चाहें तो इसको मान सकते हैं S1P एंड S2P, S2P एंड मिडिल लाइन, बीच वाला जो लाइन खींचे हम लोग डैश से डॉट करके, ये सब पैरेलल है, नियरली पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो इससे अगर बन रहा है ये थीटा डिग्री बन रहा है तो हम इसके पैरेलल का लाइन खींचेंगे तो ये भी थीटा ही बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। थोड़ा सा देखिए जब सब, अगर ऊपर थीटा तो नीचे भी थीटा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये थोड़ा सा भी, ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हैं अगर जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल यहाँ पे बनेगा। तो वही बात वहाँ पे हो रहा है। तो अब हमको निकालना है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को निकालने के लिए ये डिस्टेंस तो डी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये थीटा है, देखिए ये थीटा, ये 90, अगर ये 90 तो नीचे अंदर वाला भी 90 होगा। तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल जो है, ये एंगल ये भी थीटा जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो S2P है, अगर इस यहाँ पे इसके बारे में कर देते हैं तो देखिए ये डेल्टा एक्स और डी, तो डेल्टा एक्स हमको निकालना है। तो ये ट्रायंगल जो है S1 S2 और इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं Q। इसको अगर आप देखें तो कुछ ये इस तरह से, ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा एक्स है, और ये सामने वाला जो है वो डी है, और ये वाला एंगल थीटा है, डेल्टा एक्स के सामने वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा जो आ जाएगा डेल्टा एक्स बाय डी, ये डेल एक्स बाय डी। तो पाथ डिफरेंस अगर चाहें तो देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आ चुका है। और ये पाथ डिफरेंस जो हम लिए हैं हमेशा ये लगभग सेम ही होगा, क्योंकि ये बदलने वाला कभी नहीं रहेगा, क्योंकि हम सोर्स और स्क्रीन जो रखेंगे लगभग बहुत दूर रखेंगे, मतलब 1000 के रेंज में। अगर जो इसके बीच का, जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, और इन दोनों स्क्रीन और ये स्लिट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों को अगर देखेंगे तो उनके रिस्पेक्ट में लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू होता है, मतलब ये हमेशा वैलिड होता है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग डेल्टा एक्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ से जो आ चुका है ये S2P माइनस S1P, इसको डेल्टा एक्स मानेंगे, और ये डेल्टा एक्स जो कैलकुलेट करके आ गया, ये स्क्रीन को नीचे कर देते, ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन के लिए चलिए, तो ये आ गया है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। ये ऐसा कब हुआ है, जब देखें कि S1P S2P और मिडिल लाइन जो है सो नियरली
पैरेलल है। ये कंडीशन मानने के बाद, ये कंडीशन जब मान लिए हैं तब, और ये कंडीशन हमेशा वैलिड ही होता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो कुछ वेरी करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा हो चुका है, और डेल्टा एक्स हमको फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, तो फर्स्ट मैक्सिमा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा लिखेंगे। तो यहाँ से चलिए देखिए, ये लेमडा इक्वल टू डी साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू मिलने वाला है, तो लेमडा बाय डी आ जाएगा। तो ये लेमडा बाय डी। अब देखिए लेमडा का जो रेंज होता है, ये लेमडा का जो लगभग अप्रोक्सीमेटली रेंज होता है, या तो 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। 4000 से लेकर के 8000 जो लाइट का, जो विजुअल लाइट है, उनके वेवलेंथ का जो रेंज होता है, ये इतना ही एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं। तो अगर देखेंगे तो इसका रेंज जनरली जो है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 मीटर है, और ये 10⁻⁻1 मीटर। इसको लिखेंगे तो देखिए ये जो हो जाएगा इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। अभी भी देखेंगे तो लगभग देखिए 10⁻⁻7 टाइम्स, मतलब इससे देखेंगे तो इनसे ज़्यादा 10⁻4 टाइम्स ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो होता है इसका वैल्यू बहुत ही मिनिमम होता है, लेमडा बाय डी, मतलब लेमडा बाय डी जो है सो बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये वेरी स्मॉल है, ये बहुत ही स्मॉल है। तो इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। चलिए तो आप एक कंडीशन पढ़ चुके हैं कि थीटा जब वेरी स्मॉल होता है, थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा इक्वल टू नियरली हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। और देखिए टेन थीटा लिखने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर टेन थीटा अगर फाइंड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सिंपल, तो ये टेन थीटा निकालना है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, ये y आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक y डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है सो इसको हम लोग d/2। तो टेन थीटा अगर लिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं, तो ये टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये थीटा है तो कुछ इस तरह ट्रायंगल, तो y/d, टेन थीटा इक्वल टू y/d है। ये कंडीशन कब, जब ये कंडीशन माने हैं, थीटा जब बहुत ही स्मॉल है, ये कंडीशन अप्लाइड हुआ है तब, ये जब लेमडा वेरी वेरी लेस देन डी है, ये कंडीशन रहेगा तो ये होगा। जब ये हो जाएगा तो टेन थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब पुट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग लेमडा इक्वल टू, चलिए इस स्क्रीन को भी हटा देते हैं। तो चलिए टेन थीटा इक्वल टू जो पुट किए हैं, तो अब ये साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा रख सकते हैं हम लोग। तो y/D इक्वल टू लेमडा बाय स्मॉल डी। तो हमको निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ से जो y का वैल्यू आ जाएगा d लेमडा बाय d, ये किसके लिए आए, फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा कह सकते हैं इसको। ये सेंट्रल के बाद जो मिला है इसको फर्स्ट ब्राइट कह सकते हैं, फर्स्ट ब्राइट। इतना काम कर लिए हम लोग। अब हम लोग को चाहिए कि सेकेंड ब्राइट निकालना है। अगर फर्स्ट ब्राइट निकालने के लिए हमको डेल्टा डिफरेंस क्या, सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस ये चेंज रहेगा। तो हमको सेकेंड ब्राइट निकालना है, तो फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट या सेकेंड मैक्सिमा कह सकते हैं इसको। तो इसको चलिए हम इसको फर्स्ट ब्राइट ही रखेंगे। तो ये फर्स्ट ब्राइट निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला आ चुका है, फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट को जनरली हम लोग इस तरह से y1b, मतलब y फर्स्ट b, तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मतलब सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो d लेमडा बाय d हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आएगा। अगर हमको सेकंड निकालना, अब यहाँ से हमको सेकंड ब्राइट निकालना है तो सब कुछ सेम रहेगा। अगर सेकंड ब्राइट निकालना है तो आप जानते हैं कि जो लेमडा हो जाएगा वो लेमडा की जगह पे 2 लेमडा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे जो है सो 2 लेमडा कर देंगे।
तो ये भी 2 लेमडा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारा चीज़ कर लेंगे तो ये सारा काम तो सेम ही रहेगा। अब भी देखिएगा 2 टाइम्स हो गया तब भी ये डी जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा लेमडा से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 2d लेमडा। तो यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड ब्राइट अगर निकालना है तो सेकेंड ब्राइट का फॉर्मूला जो आ चुका है 2d लेमडा बाई डी। इसी तरह से थर्ड ब्राइट निकालना है तो देखिए थर्ड ब्राइट के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा डेल्टा एक्स को बदलते जाएंगे। डेल्टा एक्स का वैल्यू 3 लेमडा हो जाएगा। बस आपको समझा रहे हैं हम लोग, जनरल केस के लिए बात करेंगे। तो जनरल केस के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लेमडा है तो पाथ रेफरेंस जो डेल्टा एक्स सेम रहेगा, यहाँ पे लेमडा जो है वो 3 लेमडा हो जाएगा और ये भी 3 लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ, तो ये भी सारा कंडीशन अब भी सेम रहेगा। अगर 3 टाइम्स अगर हो गया है तब भी ये बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 3 लेमडा और थर्ड ब्राइट के लिए 3 लेमडा बाई 2। अभी आपको लिखना है, बस समझना है। अब इसी तरह से हमको nth ब्राइट चाहिए। अगर nth ब्राइट चाहिए तो nth ब्राइट के लिए क्या करेंगे, जो लिखना है आप लोगों को वो इस केस को लिखना है, क्योंकि ये तो जनरली बता रहे थे। nth ब्राइट के लिए हमको जो पाथ डिफरेंस चाहिए वो n लेमडा के मल्टीपल में चाहिए और डेल्टा एक्स अगर हमको l लेमडा मिल जाएगा तो यहाँ से देखिए n लेमडा और ये भी हो जाएगा n लेमडा बाई डी और यहाँ भी n लेमडा बाई डी। उसी तरह से जा जाएगा जहाँ पे n लेमडा बाई डी। दिमाग में हमेशा ये मेमोराइज करके रखना है, इसको लर्न कर लेना है। आप समझ रहे? तो ये बात आप समझ लिए कि ये nth ब्राइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो चुका है, n d लेमडा बाय डी। तो ये nth ब्राइट का फॉर्मूला है। अब उसी तरह से हमको nth डार्क चाहिए तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट डार्क के लिए काम करते हैं। तो फर्स्ट डार्क के लिए जो काम करेंगे सारा चीज़ तो सेम ही रहेगा, ये सारा वैल्यू सेम ही रहेगा। बस बदलने वाला क्या है कि फर्स्ट डार्क यानी कि चलो देखिए इसको, जिस तरह से हम लोग nth ब्राइट के लिए काम किए उस तरह से nth डार्क के लिए भी कर लेते हैं। तो चलिए nth डार्क के लिए ही कर लेते हैं, फॉर nth डार्क के लिए। तो nth डार्क के लिए लेना है तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि जो 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, तो सारा चीज़ सेम रहेगा। तो बस यहीं पे चेंज आने वाला है, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाय ये 2 है और ये जो आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। और ये सारा चीज़ तो सेम ही रहेगा, बस बदलने वाला है यहीं पे, जो बदलेगा सिर्फ यही। तो ये जो आ जाएगा y बाई डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 और उसी को d से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2d। अब यहाँ से y निकालना चाहें तो y आराम से निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 2n माइनस 1, इस d को उस तरह भेज देंगे तो d लेमडा बाय 2d। ये nth डार्क का है तो nth डार्क को nd कर देंगे, nd मतलब हो जाए nth डार्क, nth डार्क नहीं हो जाएगा। अब इसी तरह से फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, जितना भी कहेगा सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जनरल केस का एक बार निकाल लेंगे। तो देखिए अगर फर्स्ट डार्क कहेगा तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से लेमडा बाई 2, 2n में 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2, 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ये फर्स्ट डार्क जो मिलता है वो लेमडा बाई 2 जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ये समझ में आ गया। पार्ट डिफरेंस सेम रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये भी लेमडा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से लेमडा बाई 2 ही रहेगा। ये तो सब मिलकर के उतना हो जाएगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट मिनिमा, अगर इसको हम मिटा करके लिख दें, फर्स्ट डार्क जो आ रहा है इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट डार्क के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू फर्स्ट डार्क, अगर फर्स्ट डार्क चाहिए तो फर्स्ट डार्क के लिए हम लोग पुट करेंगे n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा d लेमडा बाय 2d। ये देख लिया, ये फर्स्ट डार्क के लिए आ चुका है।
अगर सेकेंड डार्क निकालना है तो y सेकेंड डार्क, तो n का वैल्यू पुट करना है 2, तो 2 जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 लेमडा डी लेमडा बाय 2d, तो ये आपको मिल गया सेकेंड डार्क। इसी तरह से थर्ड डार्क करना है तो थर्ड डार्क के लिए भी कर सकते हैं। थर्ड डार्क करना है तो n का वैल्यू 3 पुट करना है, तो 3 पुट करते ही ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, तो ये 5d लेमडा बाय 2d हो जाएगा। अब इस तरह से देख लिए। तो आपको कोई भी फर्स्ट ब्रैकेट के चाहे सेकंड ब्रैकेट के, थर्ड ब्रैकेट के, फोर्थ ब्रैकेट, सॉरी जुबान फंस रही है, फर्स्ट ब्रैकेट के चाहे सेकंड के है चाहे थर्ड ब्रैकेट के है, तो आप उसी तरह से इंटीग्रल मल्टीपल रख सकते हैं डी का। उसी तरह से देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का फॉर्मूला देखिए, nth ब्रैकेट का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, n b इक्वल टू n d लेमडा बाय 2d। इसमें हम बहुत सारा एजम्पशन किए हैं तब आया है, क्योंकि जो एजम्पशन किए थे वो था एक तो पहले कि d जो है सो बहुत बड़ा होना चाहिए लेमडा से। दूसरा एजम्पशन हम लोग लिए हैं कि स्क्रीन और ये स्लिट है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो हम लोग कंसिडर किए थे ये थीटा का जो कंसिडर किए, ये थीटा जो एंगल लिए थे डेल्टा एक्स करने के लिए, तो यहाँ भी एक हम लोग एजम्पशन किए हैं और दूसरा एजम्पशन तो किए हैं लेमडा और डी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वहाँ पे 2 एजम्पशन हम लोग ले चुके हैं तब जाकर के डेरिवेशन हुआ है। तो जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये डेरिवेशन जो है, ये जो एजम्पशन लिए हैं, लेमडा जो है सो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, कभी कभी ये नहीं भी दिया रहता है। मतलब अगर पहले इसको चेक कर लेना है, इसको हमेशा चेक कर लेना है कि ऐसा कंडीशन है कि नहीं है। अगर रहेगा तभी हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर फर्स्ट ब्रैकेट निकालना है तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का फार्मूला n की जगह पे 1 रखेंगे तो d लेमडा बाय d जाएगा। उसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट निकालना है तो सेकेंड ब्रैकेट के लिए 2d लेमडा बाय d आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ को देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट टर्म इसमें है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को जनरली बीटा से दिखाते हैं, फ्रिंज विड्थ इसको बीटा से, कहीं चाहे तो इसको डब्लू से भी दिखा देता है। ये बिटवीन नहीं, ये बीटा है और ये और कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसको डब्लू से। ये होता क्या है देखिए, अभी जो ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट बढ़ रहा था, तो वहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। या दूसरे टर्म में कहें हम तो 2 डार्क स्पॉट के बीच का सेपरेशन जो होती है उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो इसको लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट आया और डार्क फ्रिंजेस। अभी हम लोग जब देखे थे स्क्रीन को लिए थे तो स्क्रीन ये रहा, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है, मान के चलिए फर्स्ट ब्राइट कहीं हमको यहाँ पे मिला है, उसके बाद सेकेंड ब्राइट जो मिली है यहाँ पे, थर्ड ब्राइट चाहेंगे तो थर्ड ब्राइट जो मिलेगा कहीं ऊपर मिलेगा, तो उसी तरह से नीचे भी मिलेगा। तो नीचे अगर देखेंगे तो मान लीजिए फर्स्ट ब्राइट यहाँ मिला है, सेकेंड ब्राइट यहाँ मिला है, थर्ड ब्राइट यहाँ मिला है। उसी तरह डार्क देखेंगे तो 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क भी होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे डार्क जो मिलती है वो डार्क जो होगा उसको फर्स्ट डार्क यहाँ कर सकते हैं और ये सेकेंड डार्क होगा। उसी तरह से ये थर्ड डार्क है और यहाँ जो मिलेगा नीचे वाला फर्स्ट डार्क, ये सेकेंड डार्क और ये थर्ड डार्क हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट डार्क को अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होती है फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क के बीच में, ये लेमडा बाय 2 होता है जनरली। तो ये वाई फर्स्ट डार्क जब निकाले थे तो ये डिस्टेंस जो आया था वो डी लेमडा बाय 2d ऐसे समझ सकते हैं। और उसी तरह से देखिए फर्स्ट सेंट्रल से सेकेंड डार्क के बीच का लेमडा डिस्टेंस देखेंगे
तो ये आया था, सॉरी वाई सेकेंड डार्क। तो सेकेंड डार्क जो है सो ओल्ड मल्टीपल था, तो 3/3d लैम्डा बाय 2d होता है। उसमें से ब्राइट को देखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट का फॉर्मूला जो आया था यहीं से लिख सकते हैं। तो अगर फ्रिंज विड्थ को बीटा निकालना है तो चलिए देखिए, बीटा निकालना है तो चाहे तो हम इसको डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट। तो सेकेंड ब्राइट तो जनरली वाई एन मतलब nth ब्राइट का निकालने का जो फॉर्मूला अभी निकाल चुके हैं हम लोग, वो आया था n/d लैम्डा बाय डी। तो इसमें पुट कर सकते हैं कहीं भी आप वैल्यू को। तो चलिए पुट किए, तो सेकेंड वैल्यू जो अगर देखना है तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2d लैम्डा बाय डी माइनस में d लैम्डा बाय डी। तो फ्रिंज विड्थ जो आ रही है, कुछ देख रहे हैं आप, d लैम्डा बाय डी जो होता है इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अगर ये ब्राइट की वजह से निकाले हैं तब भी ये सेम आएगा, और डार्क की वजह से अगर निकालना चाहे तो देखिए डार्क दोनों देखे थे, तो यहाँ से अगर बीटा निकालना चाहें तो बीटा इक्वल टू वाई सेकेंड डार्क माइनस डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3/2 है और ये जो है सो 1/2 है। तो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू जो भी आ रहा है जो वो 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये d लैम्डा बाय डी ये बीटा, मतलब ये डार्क की वजह से निकालें चाहे ब्राइट की वजह से, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आती है वो कॉमन है, और वो कॉमन डिस्टेंस जो होती है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट या दो कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो इतना समझ लेते, इसके ऊपर भी जो है सो एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखाइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्योरली न्यूमेरिकल को लेकर के आएंगे, और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होगा जिसमें आपको बताएंगे कि जो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे वाइट लाइट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होने वाला है। अगर जो सोर्स ऑफ लाइट लिए थे हम लोग उसमें रेड लाइट की जगह ब्लू ले लेंगे या येलो ले लेंगे तो क्या होने वाला है, ये फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट बनने वाला है, या जो हमारा फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट है वो शिफ्ट हो जाता है तो कैसे शिफ्ट होगा, ऊपर या नीचे, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट ले लीजिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि d जो दिया हुआ है मान लीजिए 1 mm दिया हुआ है, और लैम्डा का वैल्यू मान लीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो जो लैम्डा का रेंज होता है वो 4000 से लगभग 8000 के बीच में ही होता है एंगस्ट्रॉम, वो विजिबल लाइट का। उसके बाद हम चाहें तो चलिए स्क्रीन और जो स्लिट होता है उनके बीच का डिस्टेंस को 0.5 मीटर रखते हैं, कहते हैं 1 मीटर के रेंज में होता है तो 0.5 मीटर भी चलेगा। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेवंथ ब्राइट एंड 11th डार्क फ्रिंजेस ऑन सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट तो आप जानते ही हैं, वहीं से हम लोग सारा डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, सेंट्रल ब्राइट। तो देखिए कुछ इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन, सेंट्रल ब्राइट को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, तो रेंडमली मान लेते हैं कहीं पे, मान लीजिए कि सेवंथ ब्राइट जो है सो यहाँ पे आया है, एक ही तरफ लेना है, और 11th डार्क कुछ इस तरह से लाना है, 11th डार्क ऊपर आया है। तो इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, ये देख रहे हैं कि ये सेपरेशन है, यही सेपरेशन पूछ रहा है। तो हम लोग जनरल फार्मूला पहले लगाएंगे इसका, जो nth ब्राइट जो होती है उसका फार्मूला क्या है, सॉल्यूशन। तो चलिए ऊपर डार्क है तो हम लोग डार्क ही को पहले लेते हैं। तो nth डार्क का फॉर्मूला जो अभी लिखे हैं हमें तो याद है, लेकिन आप लोग भी चाहें तो इसको एक दो बार देखिए याद हो जाएगा। ये होता है 2n - 1/2 इंटू
चलिए इसको ऐसे डी लैम्डा बाय 2d कुछ इस तरह से लिखे थे। निकालना है कितना 11th डार्क, तो 11th निकालना है, तो चलिए यहाँ से 11 पुट कर देते हैं और यहाँ से देखिए 11 इंटू 12 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 21 डी बाई लैम्डा बाई डी इंटू 2d। उसी तरह से 7th ब्रैकेट निकालना है, तो nth ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या था, तो n डी लैम्डा बाय डी, तो 7th ब्रैकेट निकालना है तो n की जगह पे 7 पुट करेंगे, 7 डी लैम्डा बाय डी। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है, क्योंकि सेपरेशन या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो बड़ा कौन देखिए, ये अगर देखें तो 21/2 लगभग आ जाएगा 10.2 और ये 7 है, तो बड़ा यही है। तो यहाँ से आ जाएगा y11d माइनस y7 ब्राइट इक्वल टू, ये देखें तो 21/2 डी लैम्डा बाय डी या माइनस में 7 डी लैम्डा बाय डी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो है सो 2 ही आ जाएगा, तो ये 21 माइनस 14 तो ये आ जाएगा लगभग 7/2 इंटू डी लैम्डा बाय डी है। तो आप देखिए हम डी लैम्डा बाय डी सबको जो है सो ये एसआई यूनिट में रखेंगे, एसआई यूनिट में रखेंगे तभी जो है सो इसमें मान लीजिए कुछ सेपरेशन जो है सो आया है, इसको डेल्टा वाई मान लीजिए, तो डेल्टा वाई आ जाएगा। तो डी का वैल्यू तो मान करके चलिए आपको दिया हुआ मीटर में ही, ये एंगस्ट्रम में दिया हुआ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के पावर माइनस 10 मीटर से, उसके बाद ये मिलीमीटर में है तो ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस 3 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये 7/2 इंटू डी का वैल्यू 0.5 और जो आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये 10 के पावर माइनस में 10 है, तो ये 5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो चलिए ऐसा कैलकुलेशन कुछ आएगा, हम इसको कैलकुलेटर रखे हुए हैं, उसको डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। ये आता है 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये इतना आता है। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर थोड़ा सा अगर वैल्यू कैलकुलेटर करने में गलत है तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद जो है सो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो इसके ऊपर जो है सो हम लोग 3 लेक्चर और करने वाले हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।